देवनागरी लिपि की विशेषताएं, ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। देवनागरी लिपि जैसा कि आप लोग जानते हो कि हिंदी की लिपि देवनागरी है, ठीक है। आज इसकी विशेषताओं का हम डिस्कशन करेंगे। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। मोस्टली सभी लैंग्वेज कैसे, ये रहा हाशिया, इधर से यू लिखी जाती है, यहां से हमने लिखूं, मैं लिखूं समान क्रिया, है ना, यू लिखी जाती है। लेकिन देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है, इधर से ऐसे लिखी जाती है। यानी कि इस साइड से यू चलती है, ठीक है, यहां से शुरू होके इधर वाली साइड में यू लिखी जाती है, ठीक है। ये इसकी अलग विशेषता होगी, हुई कि नहीं, क्योंकि बाकी लैंग्वेज यहाँ से इधर हाशिया होता है, यहाँ से लेकर इधर जाते हैं, लेकिन इसमें दाएं से बाएं की ओर जाया जाता है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। मैंने जब ये हमने देवनागरी लिपि की विशेषताएं पढ़ी थी, मैंने बताया था ना, उच्चारण जैसा कि मैं उच्चारण कर रही हूँ, यानी कि जैसे मैं बोल रही हूँ सेम वैसा का वैसा लिखा भी जाता है। कौन सी, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने एग्जांपल दिया था, वहां पे ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, जैसे कि बट था, BUT बट, हम बट से बोलते थे, CUT कट बोलते थे, लेकिन PUT पट नहीं बोलते, इसे पुट बोलते हैं, है ना, सेम है ना, BUT, यहाँ पे भी CUT, यहाँ पे भी PUT, लेकिन इन्हें बट बोला जाता है, इसे कट बोला जाता है, लेकिन पी को इसे पट नहीं बोल सकते, इसे पुट बोलते हैं। तो ये नहीं कहने की, कहने का क्या मतलब हुआ, ये उच्चारण के अनुरूप नहीं लिखी जाती। सभी जो वर्ड्स हैं उच्चारण के अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में क्या होता है, जैसा बोलते हैं सेम की सेम वैसा लिखा भी जाता है। जैसे मैं अनुरूप शब्द बोल रही हूँ, अनुरूप, तो अनुरूप, मैंने जैसा बोला मैंने सेम की सेम डिट्टो वैसा लिखा भी, इसीलिए क्या कहा जाता है, उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं, वर्णों का आकार समान होता है। वर्ण हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। वर्ण क्या होते हैं, अ ब स द, ये सारे वर्ण होते हैं। वर्णों का आकार यानी कि हिंदी में जैसे मान लो मैंने ये सब लिख रखा है, सेम अक्षर लिखे है ना, आकार समान है। ये तो नहीं मैं बहुत सारा बड़ा लिख रही हूँ, फिर छोटा लिख रही हूँ, फिर उससे भी छोटा लिख रही हूँ, ऐसा नहीं है। यानी कि इस आकार है ना जो वर्णों का, वो सेम समान है, इसीलिए ये भी इसकी एक विशेषता मानी जाती है, ठीक है। तो इसमें कौन सी विशेषता गलत हुई, कोई भी गलत नहीं। ये सभी विशेषताएं किसकी है, देवनागरी लिपि की। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा, उपयुक्त सभी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की विशेषताएं बतानी है। भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी है। पहला ऑप्शन देखते हैं, विचार विनिमय का साधन है। भाषा विचार विनिमय क्या होता है, विचार विनिमय हम किसे कहते हैं, हमारे विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक है। एक से दूसरे के पास हम बोलते हैं तो विचारों का आदान प्रदान होता है ना, तो इसका पहला पॉइंट सही बैठता है, विचार विनिमय का साधन है। यानी कि हम अपनी बात दूसरों से शेयर करते हैं, तो यानी कि विचारों का आदान प्रदान किया, पहला पॉइंट बैठता है। सेकंड देखते हैं, भाषा परिवर्तनशील है। ये भी क्वेश्चन, ये भी पॉइंट सही है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो लैंग्वेज में या भाषा में थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं ना, इंग्लिश का बोलने का स्टाइल, भाषा हम जैसे जैसे सीखते हैं उसमें चेंजेस आते जाते हैं, तो उसे भी हम ग्रहण करते हैं। अर्जी संपत्ति भी है, क्योंकि हम बहुत सारे नए वर्ड सीखते हैं। जितनी मेरी आज नॉलेज है, आज से 2 साल बाद मेरी इससे प्रोग्रेस होएगी कि नहीं, इसीलिए क्या कहा गया कि अर्जित संपत्ति है कि और भी मैं इसे ग्रहण कर सकती हूँ, है ना। ये ऐसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पठार आ गया। पठार मीन्स क्या होता है, जैसे लेवल काउंट करते हैं ना, आज मेरी इतना लेवल है, फिर इतना लेवल है। पठार क्या होता है, यहीं पे मैं पूरे टाइम खड़ जाऊं। लेकिन अगर मेरी ऐसे प्रोग्रेस उन्नति होती जाती है तो इसमें पठार आना नहीं कहते, पठार आना आता है जहाँ पे मेरी प्रोग्रेस बिल्कुल बंद हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता भाषा में, भाषा को हम ग्रहण करते जाते हैं, हमारी भाषा में निखार आता जाता है। तो इसमें कौन से पॉइंट, ये तीनों पॉइंट सही बैठते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देवनागरी लिपि में शिरोरेखा का उपयोग होता है। देखो देवनागरी लिपि की हम ऊपर विशेषताएं कर चुके हैं, लेकिन उसमें एक रह गई थी, वो यहाँ पे क्लियर होती है। क्या देवनागरी लिपि में शिरोरेखा का उपयोग होता है। शिरोरेखा क्या होता है,
ये जो मैंने ऊपर लाइन लगाई है ना, मैं हर शब्द के ऊपर लाइन लगाती हूँ, यहाँ पे ये लगाई, ये लगा दी, ये क्या होती है, शिरोरेखा। क्लियर? इंग्लिश में नहीं होता, मैं ये पार्ट लिख रही हूँ, मैंने इसके ऊपर ये नहीं लगाई ना, मतलब कि ये शिरोरेखा का यूज होता है, हाँ पे आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार भी हम जब वर्ण विचार किया था उस टॉपिक में क्लियर कर चुके थे। बिंदी को हम अनुस्वार की श्रेणी में रखते हैं, ये बिंदी ही अनुस्वार होती है। जैसे बिंदी वाले शब्द होते हैं ना, कांच, यहाँ पे तो चंद्र बिंदु लगते हैं, जैसे मैं कहूं अंग, ये मैंने बिंदी का यूज किया ना, ये क्या होता है, अनुस्वार। क्लियर? या मैं लिखूं रंग, ऊपर मैंने बिंदी लगाई, ये क्या है, अनुस्वार कहलाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूर्धन्य व्यंजन है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ये तो हम अब तक बहुत बार पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था क वाली लाइन कंठ थी, है ना, प वाली तो लव अंतरस्थ व्यंजन थे, अंतस्थ, लेकिन ट वाली लाइन मैंने कहा था ये कठोर वर्ण भी कहे जाते हैं, इन्हें कठोर वर्णों की श्रेणी में भी गिना जाता है, कठोर वर्ण भी कहलाते हैं ये। कौन से? ट वाली लाइन, ट ठ ड ढ ड, ये क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, इसे मूर्धन्य व्यंजनों की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? ठीक है, पहले हम देखते हैं कि लिपि मैंने किसे कहा था, भाषा के लिखने की कला क्या कहलाती है, लिपि। भाषा को लिखना क्या कहलाता है, लिपि। भाषा के लिखने की विधि क्या कहलाती है, लिपि। क्लियर? अब बची बात व्याकरण। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान। अब हमें क्या यहाँ पे नई बात निकल के सामने आई कि शुद्ध रूप का ज्ञान, भाषा को लिखा वो तो लिखी हुई, यहाँ पे शुद्धता तो कोई बात नहीं हुई, हम तो बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं वो हम सही लिखते हैं, है ना। लिखना, जो लिखने की कला है वो तो कहलाती है लिपि। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण उससे बोलते हैं बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा जाए, भाषा का बिल्कुल शुद्ध रूप होना क्या कहलाता है, व्याकरण। ठीक है, इसे व्याकरण की श्रेणी में रखते हैं, तो सही ऑप्शन क्या बैठता है, व्याकरण। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में वचन कितने होते हैं? ठीक है, वैसे तो यूज करते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन अगर सीधा पूछे ना वचन कितने होते हैं तो सिर्फ दो ही करोगे। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अगर इसके पार्ट पूछे तो दो ही करने हैं आपने को। हिंदी में वचन टोटल होते हैं दो, एक वचन, बहुवचन, ये आप जानते हो। मैं लिखूं यहाँ पे पंखा, मैं लिखूं पंखे। ठीक है, पंखा क्या है, एक वचन, पंखे क्या है, बहुवचन। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं क्या व्यंजन, क्या वर्ण बोलते हैं, या स्वर बोलते हैं, या उपयुक्त सभी को यूज करते हैं? तो देखो, हिंदी में स्वतंत्र रूप से किसे बोला जाता है? अगर मैं वर्ण कहूं, यहाँ पे वर्ण क्या होते हैं, वर्ण में क्या क्या आ जाता है, स्वर भी आ जाते हैं और व्यंजन भी आ जाते हैं। तो ये मैं आगे क्लियरफाई करती हूँ कि क्यों नहीं होगा। पहले हम देखते हैं व्यंजन। ठीक है, व्यंजन कौन सा हुआ, क से लेकर बताए थे मैंने, है ना। तो मैं लिखूं, अगर कै ही मान लो, कै शब्द लिखा तो क में बोल के देखते तो इसमें किसकी ध्वनि आ रही है, क, अ स्वर से बना है। बोल के देखो, क, अ की साउंड आ रही है ना, तो ये अकेला ही ये स्वर के मेल से बना हुआ है। ठीक है, व्यंजनों में किसका जरूरी होता है होना, सानिध्य किसका होता है,
यानी कि स्वरों का। तो ठीक है, ये पूछ रही है लाइन हमें स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले क्या कहलाते हैं। व्यंजन नहीं स्वतंत्र रूप से बोले जाते, क्यों? क्योंकि इसमें तो स्वर है। ठीक है, कोई भी बोल के देख लो, ख बोल के देखो, ग बोल के देखो, ग की साउंड आ रही है, तो इसके लिए इसलिए ये कहेंगे कि ये स्वतंत्र रूप से इन्हें नहीं बोला जा सकता। इसमें क्या होते हैं? स्वर। वर्ण, वर्ण क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वर्ण में स्वर भी आते, वर्ण में स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। ठीक है, अगर मैं स्वर की बात करूं तो मान लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे तो व्यंजन भी है, तो व्यंजन यहाँ पे क्लियर हो ही चुके हैं कि ये स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते, इसलिए वर्ण भी कट हो गया। ठीक है, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, बचा स्वर। स्वर, स्वर देखो, बोल के देखो, अ बोलते हैं तो क्या किसी और की ध्वनि, किसी और चीज का साउंड आ रहा है? कोई और वर्ण का नहीं आ रहा। बोल के देखो, सिर्फ सिंगल एक वर्ण की अक्षर की ध्वनि आ रही है, तो कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा? उपयुक्त तो सभी आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन आ गए, ये भी गलत हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? स्वर। हिंदी में स्वतंत्र रूप से यानी कि बिना किसी की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण या अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही वाक्य बताना है। ठीक है, मैंने कई सारे वाक्य लिखे हैं, इनमें से जिसकी सही है ना वर्तनी से लिखना है। तो पहला बोल के देखो, चाकू से फल काटकर बच्चे को खिलाओ। देखो, चाकू से फल काटकर बच्चे को खिलाओ, सही है। सेकंड देखते हैं, फल काटकर चाकू से बच्चे को खिलाओ। देखो, फल काटकर, फल को काटा, चाकू से बच्चे को खिलाएंगे। अगर इसे सही से आंके तो ये भी गलत हुआ। क्यों? फल काटकर चाकू से बच्चे को खिलाओ, चाकू से थोड़ा ना खिलाएंगे, ये भी गलत हुआ। ठीक है, बच्चे को काटकर फल खिलाओ। अब बच्चे को काटकर, बच्चे को काटेंगे क्या फल खिलाने के लिए? ये भी गलत हुआ। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, चाकू से फल काटकर। ठीक है, चाकू, ये भी सही है, चाकू से फल काटा और बच्चे को खिलाना। कौन सा सही हुआ वाक्य? चाकू से फल काटकर बच्चे को खिलाओ, ना कि फल काटकर चाकू से बच्चे को खिलाओ या फिर बच्चे को काटकर फल खिलाओ, ये दोनों गलत हुए। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वधु का बहुवचन रूप बताना है। ठीक है, हमने ऊपर समझ लिया कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो यहाँ पे मैंने पूछा वधु एक शब्द है, जैसे मैंने पंखा और पंखे किए थे ना, पंखा एक वचन, पंखे बहुवचन, उसी तरह वधु का एक वचन और एक वचन दिया ही हुआ है और इसका बहुवचन बनाना है। तो वधु एक शब्द है, ये एक वचन है। ठीक है, इसका बहुवचन क्या बनेगा? हमें पता है वधु का वधुए बनेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने पूछ लिया कि शब्द भी बताओ कौन सा सही लिखा हुआ है मैंने। वधु ये सही है क्या? वधु ये सही है? वधु ये भी गलत है। वधु ये सही है? नहीं। कौन सा सही है? ये वाला वधु। ए पे चंद्र बिंदु आता है और छोटे ऊ की मात्रा आती है। ठीक है, वधु का बहुवचन हो गया वधुएं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ये तो देवनागरी लिपि की 4 विशेषताएं की हमने। दाएं से बाएं लिखी जाती है, उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, वर्णों का आकार समान होता है। ठीक है, और एक था इस पे ऊपर शिरोरेखा यानी कि लाइन का यूज होता है। ये तो थी देवनागरी लिपि की विशेषताएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन उठता है तो आप इसे अच्छे से देख लेना। सेकंड, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाषा की विशेषताएं विचार विनिमय में आदान प्रदान करते हैं हम, है ना। भाषा परिवर्तनशील है, ये भी आप जानते हो। अर्जी संपत्ति और हमें भाषा को और ग्रहण किया जा सकता है। स्वर ये पता ही अनुस्वार इसे कहते हैं, मूर्धन्य, ये भी आप याद कर लेना। और वचन होगी एक वचन और बहुवचन। और इस तरह ये क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन की अगली सीरीज कल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।